ये इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने 5 हेड हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम बिजनेस। आखिरी हेड हमारा स्टार्ट होने वाला है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये प्योरली हम नोट से पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी सा आपको एग्जांपल दे दी जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन मुसलसल आ रहा है, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी पूछता है और इसमें थ्योरी भी पूछ रहा है। सबसे पहले वो कहता है बिजनेस क्या है, ठीक है, और उसकी फिर इनकम जो है वो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। बिजनेस कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन, ये बिजनेस है। चाहे प्रोफेशन है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे ट्रेड है। अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी में कोई एक दफा भी कोई ऐसा एडवेंचर या कोई करता है जिसकी नेचर ट्रेड और कॉमर्स की है, जैसे टीचर है, उसने जो है उसने देखा गर्मी की छुट्टियां हैं तो उसने चीजें खरीदना और बेचना शुरू कर दी, तो वो भी क्या समझा जाएगा, बिजनेस समझा जाएगा। अब बिजनेस से आने वाली इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। वो क्या होता है, बिजनेस की सेल्स माइनस बिजनेस के एक्सपेंसेस, उससे जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जैसे वो कहते हैं फॉलोइंग इनकम, इनकम है ए बी सी डी, इस तरह से मैं पढ़ाता जाऊंगा। पहला, प्रॉफिट आर गेन्स ऑफ एनी जो है बिजनेस कैरिड आउट बाय पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। साल के दौरान अगर कोई भी आप काम करें, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, जो गेन या प्रॉफिट आएगा वो क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये तो हर बिजनेस में है। नीचे थोड़ी सी अलहदा से बातें हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। चलें, नंबर 1 वो कहता है, ये तो हमें पता चल गया गेन या प्रॉफिट क्या है, जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ठीक है। नहीं जी, सेल्स नहीं बल्कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल और बाकी एक्सपेंसेस। चलें, इसी तरह से आई कैप है, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन आई कैप अब आपसे पैसे लेता है फीस की मद में। इसी तरह से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनके उनसे लेता है वो सब्सक्रिप्शन या एनुअल फीस की मद में, ये उसकी सेल है। और जो आप पे वो खर्च करता है, लाइक लाइब्रेरी चलाता है, आपसे पेपर लेता है, तो इन्विजिलेटर को और पेपर चेकर को जो पैसे देता है वो निकाल के जो बाकी बचेगा वो क्या है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब कहते हैं कि आई कैप तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भाई फिर 100C का सर्टिफिकेट ले, ठीक है, 100C का सर्टिफिकेट ले तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके उसको टैक्स नहीं लगेगा, वरना फिर ये किस में ट्रीट किया जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस है जी। इनकम ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आपको कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, आपसे पेपर लेते हैं, उसकी फीस लेते हैं। आपको कौन सी सर्विस देते हैं, आपको लाइब्रेरी, जी मेंबर से फीस लेते हैं, उनको क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उनको बुक्स देते हैं, उनको IFRS की बुक्स देते हैं, उनको सेमिनार कराते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिलवाते हैं। चले आगे चलते हैं, फिर कौन से वाला सी पे आते हैं, एनी इनकम फ्रॉम हायर ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी का रेंट एक कार का बिजनेस है तो जो कार क्या है, वो टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके हायर से किराया पे दिया और उससे जो इनकम आ रही है वो भी क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसी तरह से डी है, फेयर वैल्यू ऑफ एनी प्रॉफिट डिराइव्ड ड्यूरिंग पास्ट प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो बाद में फायदा दे जाए। आपने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, और बाद में बैंक ने आपको वो इंटरेस्ट माफ कर दिया, तो चूंकि आप एक्सपेंस ले चुके हैं, आपका वो फिर किस में ऐड हो जाएगा, इसको कहते हैं पिछले साल, इस साल, आने वाले सालों में कोई आपको फायदा हो बिजनेस की वजह से, तो वो भी क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और यूजुअली इसको अदर इनकम में ऐड कर दे, ठीक है। चले ये वाली बात समझ आ गई। इसी तरह से कुछ मैनेजमेंट कंपनी होती है, लाइक जो है अगर को वो आपको जो है शेयर सेल करने में जिसको अंडर राइटिंग कहते हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, आपका बिजनेस सेल करने में, इन्वेस्टमेंट जो है बैंक वगैरह, वो आपका इवेंट, आपकी वो ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करते हैं और आपसे क्या चार्ज करते हैं, मैनेजमेंट फीस, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। क्लियर है, आगे चलते हैं। 2 पॉइंट, प्रॉफिट ऑन डेट अगर 5 मिलियन से कम हो इंडिविजुअल और AOP के लिए, तो वो जाता है FTR,
अगर इससे ज्यादा है या कंपनी ले रही है या आप लोन के थ्रू ले रहे हैं, एक होता है प्रेस्क्राइब्ड पर्सन से एक लोन, वो हम पढ़ है, तो वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एनटीआर में, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एफटीआर। क्लियर हो गया। लेकिन अगर किसी का काम ही प्रॉफिट ऑन डेट पे गुजारा करना है, जैसे बैंक लोन देते हैं और उससे उनको प्रॉफिट ऑन डेट आता है, तो ये उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो ऐसे जरा पढ़ते हैं, एनी प्रॉफिट ऑन डेट derived by bank where person business is to derive such income shall be chargeable to कौन से वाला, इनकम फ्रॉम बिजनेस इंस्टेड ऑफ। तो बैंक अगर प्रॉफिट ऑन डेट ले तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, कोई आम बंदा कोई आम कंपनी अगर प्रॉफिट ऑन डेट ले तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो एफटीआर में भी जा सकता है, एनटीआर में भी जा सकता है। जी आगे चलते हैं। वो कहता है डेट क्या है, उधार, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रॉफिट ऑन डेट क्या है, डेट के ऊपर इंटरेस्ट, और इसमें शामिल है नीचे, अगर वो यहां पे बात करता है कि अगर अगर आपने कोई डेट से रिलेटेड कोई फैसिलिटी ली हुई है, लाइक आपने क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और उसके ऊपर बैंक कुछ और चार्ज कर रहा है, तो वो भी बैंक का प्रॉफिट ऑन डेट है। दूसरा, बैंक ने आपको लोन दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट। आपने ओवरड्राफ्ट समझते, ठीक है, आपने ज्यादा ड्रा कर लिया और उस पे बैंक आपसे प्रॉफिट ले रहा है, यह भी प्रॉफिट ऑन डेट है। लेकिन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो कुछ फीस चार्ज कर रहा है, तो ये भी बैंक का क्या होगा, प्रॉफिट ऑन डेट। ये वाली बात हो गई। अब लेसर है, एक है लेसी, ठीक है, आगे बार बार डिस्कस होगा, लिहाजा अभी इसका जो है इधर ही सारा कुछ जो है इसको कर ले। एक है लेसर यानी बैंक या लीजिंग कंपनी, एक है लेसी, ठीक है, एक है लेसी लाइक डॉलर्स एक कंपनी, ठीक है, वो एक मशीनरी लेते हैं किसको, जो है बैंक से, बैंक की बजाय यूबीएल लिख ले हम, ठीक है, यूबीएल, डॉलर्स वालों ने यूबीएल से मशीनरी ली, तो जितने इसको पैसे प्रोवाइड करेंगे उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होगी और इंटरेस्ट। एफबीआर कहता है कोई इस तरह की अरेंजमेंट नहीं होगी, जितने का, जैसे कि 1 लाख दिया तो 70,000 क्या था, प्रिंसिपल, और 30,000 इंटरेस्ट था। वो कहता है नहीं, पूरे का पूरा 1 लाख जो है लेसर को एज ए डिडक्शन, एज ए एक्सपेंस अलाउड है। तो फिर बैंक की क्या है, इनकम। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेते तो 30,000 उसकी इनकम है, लेकिन हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरे का पूरा रेंटल किसकी, जो है बैंक की इनकम है, और पूरे का पूरा रेंटल डॉलर्स की क्या है, एक्सपेंस है। क्लियर हो गया। अब ये बताएं एसेट किसका, वो कहता है देयर इज नो फाइनेंस लीज, ऑल आर ऑपरेटिंग लीज। तो फिर बैंक का एसेट होगा तो डेप्रिसिएशन किसको मिलेगी, बैंक को। इसका मतलब है डॉलर्स वालों को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया। तो ये कुल मिला के बाद जितना रेंट डॉलर्स पे करेगा यूबीएल को, सारे का सारा एज ए डिडक्शन अलाउड है डॉलर्स को, और इनकम है किसकी, यूबीएल। क्लियर हो गया। और डॉलर्स अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है तो वो गलत है, ये डेप्रिसिएशन किसको क्लेम करनी चाहिए, यूबीएल। यहां तक क्लियर, यही वाली बात यहां पे लिखी गई है। तो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस लेसॉर की वो रेंटल होगा, और लेसी का वो क्या होगा, खर्चा। क्लियर है जी। आगे चलते हैं। इसी तरह से कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड, बैंक उसमें इन्वेस्टमेंट करता है और एक मिस्टर ए उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। मिस्टर ए को मिलेगा तो या तो डिविडेंड मिलेगा उस फंड से या प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन बैंक का तो काम ही यही है, बैंक को जो प्रॉफिट मिलेगा वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है।
वो डिविडेंड या प्रॉफिट नहीं। क्लियर हो गया? वेंचर कैपिटल फंड वाली बात भी हमें ये लिखी हुई है सब सेक्शन 4 में। अब आते हैं सेक्शन 20, डिडक्शन अलाउड, और सेक्शन 21 डिडक्शन नॉट अलाउड। ठीक है, बहुत मशहूर सेक्शन है सेक्शन 21। पहले हम पढ़ते हैं अलाउड। वो कहता है भाई कोई भी खर्चा होली और एक्सक्लूसिवली अगर बिजनेस के लिए होगा, होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए होगा, वो डिडक्शन अलाउड। एक बंदे ने खर्चा किया 70,000 रुपया बिजनेस के लिए, वो अलाउड है। एक बंदे ने लोन लिया बिजनेस के लिए और उस पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, अलाउड है। एक बंदे ने लोन लिया बिजनेस के लिए, उस पे इंटरेस्ट अलाउड है। लेकिन एक बंदे ने लोन लिया घर के लिए, घर नहीं बनाया और उसको किधर खर्च कर दिया, सारे का सारा खर्च कर दिया, किसके लिए? बिजनेस के लिए। होली तो है, क्या वो एक्सक्लूसिवली लिया ही बिजनेस के लिए था? नहीं, होली भी होना चाहिए और एक्सक्लूसिवली होना चाहिए। ये जो उसने लोन लिया घर के लिए और फिर खर्च कर दिया किस पे? बैंक पे, इसका इंटरेस्ट एज ए एक्सपेंस अलाउड नहीं है। तो हर वो खर्चा जो होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए यूज होगा, वो एज ए डिडक्शन अलाउड। क्लियर हो गया? इसी तरह से अब आगे चलते हैं। वो कहता है ऐसा पर्सन जो एनिमल्स को अपने बिजनेस में यूज करता है, स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर नहीं। एक बंदा है जो जानवर खरीदता है, जानवर बेच देता है, ये सेक्शन उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए जैसे डेयरी फार्म होती, गाय भैंस को वो किसके लिए? दूध निकालने के लिए यूज करता है, ये सेक्शन उसके लिए। अब यूजुअली अब उसके एसेट क्या है? गाय और भैंस। यूजुअली एसेट पे क्या मिलती है? डेप्रिसिएशन, वो तो हमें पता है। लेकिन गाय भैंस को आपने डेप्रिशिएट नहीं करना। हाँ ठीक है, चले ले जी, डेप्रिशिएट नहीं करना। फिर इसका क्या करेंगे? वो कहते हैं जब वो जानवर जो, नहीं बेटा आवाज आ रही नहीं, जानवर इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस के लिए, वो मर जाए या परमानेंटली यूजलेस। जैसे एक खास स्टैंडर्ड होता है कि जनाब इतना चारा खाएगी भैंस और इतना दूध देगी। अगर खास स्टैंडर्ड से कम दूध दे तो वो कहते हैं भाई इसलिए अब चारा ज्यादा खा रही है, दूध कम दे रही है, तो इसको क्या कर दो? डिस्पोज ऑफ। क्लियर हो गया? तो ऐसी सूरत में जब वो मर जाए या परमानेंटली यूजलेस हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जितने का जानवर लिया था से 10 लाख का, ठीक है, और उसको बेच के, या वो मर गया तो उसकी खाल वगैरह बेच के जितने पैसे आए वो लेस कर दें। कितने? 2 लाख। तो 8 लाख एज ए डिडक्शन अलाउड। क्लियर हो गया ये वाली बात जी? सोने की खाल नहीं, ऐसी होती है खाल, काफी महंगी होती है। नहीं, लेदर शूज नहीं, अपनी आगे औकात पे मैं बात ही नहीं करता आपसे, आगे चलते। मेरा आपने यार 600-700 के लेदर शूज, कौन से? इथोपिया से आए हैं वो यार, पूरी खाल ना। अच्छा बात सुने, आप कितने कहते? 1000 रुपए की खाल? ये चूहे की खाल होगी वो यार, भैंस की खाल। वो यार फिरौन की क्लास फेलो हो तुम दोनों। 1000 रुपए की भैंस की खाल। अच्छा बकवास ना करो, ठीक। अच्छा चल, अच्छा यार बात सुनो ना, मेरे 2 लाख, बात सुनो ना, तुम्हारे 200, 20,000 की भी नहीं, इससे कम वारे ही नहीं खाता। तो भाई 20,000 चले, ठीक है, ओके, ले जी 20,000 जो है, तो कितने? 9,80,000 उसको एज ए डिडक्शन अलाउड। चले आज, ठीक है, ले जी। तो भाई अगर वो कहता है कि इसे क्या कह रहे?
क्या? हाँ, कसाई वाले पैसे नहीं मनोज, गोश्त नहीं बचा रहे, वो जानवर मर गया, कसाई को पैसे दे। अच्छा, उसने खाल उतारी, चलें ठीक है, जो भी है। खैर, इफ अ पर्सन, चले ये वाली बात यहां पे लिखी। आगे वो कहते हैं जो एसेट, एक तो खर्चा है, एक मोर देन 1 ईयर है, उसमें भी डेप्रिसिएशन मिलेगी, तो वो फिर या डेप्रिशिएट करें या क्या करें, डिडक्शन अलाउड। इसी तरह से वो कहता है कि अगर कोई दो कंपनीज, जैसे ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ए कंपनी जो है खत्म हो गई, एमलगामेट हो गई किसमें, सॉरी बी कंपनी एमलगामेट हो गई किसमें, ए में। ये एमलगामेटिंग कंपनी है, ए जो है एमलगामेटेड कंपनी। अब जब ये इकट्ठी हो रही हैं, देखें अब कोई ना कोई एससीसीपी के खर्चे भी होंगे इस कंपनी को राइट ऑफ करवाने में, इस कंपनी को डी रजिस्टर्ड करवाने में एफबीआर के खर्चे भी होंगे, कुछ जो है इसका हो सकता है जो है कुछ और खर्चे भी हों एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, तो वो इस ए कंपनी को इस तरह के खर्चे, लीगल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे एमलगामेटेड कंपनी को भी अलाउड होते हैं। को भी तो ना कहें, सिर्फ एमलगामेटेड। A deduction will be allowed for any expenses incurred by a company amalgamated, जो बच गई, और एमलगामेटिंग जो खत्म हो गई, इस अमल को क्या कहते हैं, एमलगामेशन। एमलगामेशन में एमलगामेटेड कंपनी को खर्चे कौन से, लीगल और फाइनेंशियल एडवाइजरी और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो उसको अलाउड होती है एज ए डिडक्शन। अब असल सेक्शन शुरू होता है, वो कहता है डिडक्शन नॉट अलाउड। अब जब भी देखेंगे सेल्स टैक्स, उसमें इनपुट पे जोर होता है, इनपुट नॉट अलाउड, और जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे उसमें होता है डिडक्शन नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि इनपुट कम तो जो है पेएबल ज्यादा, और एक्सपेंसेस कम तो इनकम ज्यादा, टैक्स ज्यादा, इसलिए वो ज्यादा जोर किस पे दे रहा है, डिडक्शन नॉट अलाउड पे। चले आए बेटा, पढ़ते हैं। नंबर 1 वो कहता है सारे टैक्सेस अलाउड हैं सवाए इनकम टैक्स के, लेकिन वो टैक्स ही क्या जो सीधी बात कर जाए। वो कहता है वो टैक्स जो क्या किया जाता है, प्रॉफिट पे किया जाता है, इनकम पे किया जाता है, ये कौन से वाला है, इनकम टैक्स। दूसरा कौन से वाला, या कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, कंपनी का क्या रेट है, 29% ऑफ टैक्सेबल इनकम यानी प्रॉफिट। क्लियर है? इसका मतलब है इनकम टैक्स के अलावा, इनकम टैक्स के अलावा सारे खर्चे अलाउड हैं, तो फिर कौन से वाला डिडक्शन नॉट अलाउड, इनकम टैक्स एज ए डिडक्शन, चाहे वो पाकिस्तान सोर्स है चाहे फॉरेन कंपनी में है, इनकम टैक्स एज ए डिडक्शन नॉट अलाउड। बाकी जितने रेट, टैक्सेस, सेस जो है जो भी हैं वो सारे के सारे एज ए डिडक्शन अलाउड है। ये बताएं सेल्स टैक्स एज ए डिडक्शन अलाउड है? सेल्स टैक्स कहीं किसी खाते में नहीं आती, सेल्स टैक्स कभी भी सेल का पार्ट नहीं होता। जैसे हम एंट्री क्या करते हैं, हमें हमारे पास आए 118 रुपए, तो हम एंट्री करते हैं बैंक 118 से डेबिट, सेल्स क्रेडिट 100 रुपए से, और सेल्स टैक्स पेएबल कितने से, 18। भाई से इसमें बताएं इन चार चीजों में से, ठीक है, सेल में यानी प्रॉफिट एंड लॉस में से कौन सी फिगर जाएगी, ये 100 रुपया, क्या 18 रुपए जाएगा, नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? लिहाजा सेल्स टैक्स को हम कंसीडर नहीं करते। क्लियर हो गया? अच्छा, ये बैंक में ना हो, अगली ये यहां तक क्लियर हो गया। सेल्स टैक्स का कोई लेना देना नहीं होता सेल्स के साथ, ना एक्सपेंस के साथ, इसीलिए सेल्स टैक्स को हम इग्नोर कर देते हैं। बाकी जितने भी टैक्सेस हैं जो हम पे करते हैं, ये तो हमने किसी कस्टमर से रिसीव किया होगा, क्या हमने पे किया है, ये रिसीव किया है, और किसको जमा करा देंगे, गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, ना 3 में ना हम 13 में, तो हम इसको एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर। मसला क्या आता है, रिटर्न कब फाइल करते हैं सेल्स टैक्स की, आने वाले महीने। ये मसला तब बनता है जब ये है डेटर डेबिट कितने से, 118 से, सेल्स क्रेडिट 100 रुपए से, और सेल्स टैक्स हमने सेल्स टैक्स आने वाले महीने में पे कर दिया, सेल्स टैक्स पे कर दिया, ये 18 रुपए गवर्नमेंट को दे दी।
बाद में ये डेटर भाग गया, बैड डेट, तो अब एंट्री क्या करेंगे, डेटर तो क्रेडिट हो जाएगा किससे, क्लियर है, बैड डेट कितने का होगा, 100 रुपए का, और सेल्स टैक्स नॉट रिकवर्ड कितना, इस सूरत में सेल्स टैक्स भी एज एन एक्सपेंस अलाउड होता है, क्यों, क्योंकि हमने तो गवर्नमेंट को पे कर दिया, हमें तो रिकवरी हुई ही नहीं, लिहाजा सेल्स टैक्स एक सूरत में जब सेल्स टैक्स रिकवर ना हो सके और हम गवर्नमेंट को पे कर दे तो उस सूरत में सेल्स टैक्स भी डिडक्शन, कुल मिला के बात करते हैं, सेल्स टैक्स तो कभी किसी खाते में आता ही नहीं, क्लियर हो गया, उसको साइड पे कर दे। इसके अलावा जितने भी टैक्सेस हैं एज ए डिडक्शन अलाउड हैं सवाए इनकम टैक्स की, क्लियर हो गया, इनकम टैक्स हम पे भी करेंगे पर वो एज ए डिडक्शन अलाउड नहीं हो, सेल्स टैक्स अगर रिकवर ना हो सके तो फिर वो एज ए डिडक्शन अलाउड है, क्लियर हो गया, कुल बात, कोई क्वेश्चन इस बात पे, सिर्फ इसी बात, चले आगे चलते हैं, तो ये वाली बात क्लियर होगी, आगे चलती है, वो कहता है अगली बात, और उससे पहले ले जी, ये राइज वाले हैं, इन्होंने कोई चीज खरीदी है मिस्टर ए से, उसको पेमेंट करने लगे हैं तो इन्होंने टैक्स विद हेल्ड कर लिया, क्लियर हो गया, इस बंदे को 100 रुपए पे करने थे और उसको 90 रुपए पे कर दिए और बाकी कितने 10 रुपए विद होल्डिंग टैक्स। अब ये मिस्टर ए अपनी रिटर्न फाइल करने लगा है, टैक्स जो उसका 10 रुपए विद हेल्ड हुआ है, क्या ये इसको एज एन एक्सपेंस क्लेम करेगा या ऑलरेडी पेड टैक्स में, ऑलरेडी, लिहाजा ये बताएं डिडक्शन है, तो अगर किसी बंदे का टैक्स विद हेल्ड हो जाए तो वो उसको एज ए डिडक्शन क्लेम नहीं करता, बल्कि उसको क्या करता है, जिस बंदे का टैक्स विद हेल्ड हुआ वो इसको एज ए डिडक्शन क्लेम नहीं करता, बल्कि ऑलरेडी पेड, जब उसका पेएबल आएगा, समझ लो उसका पेएबल आ गया 70 रुपए, वो कहेगा ऑलरेडी मैंने राइस को कितने पे किया, बाकी 60 रुपए वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, क्लियर हो गया, चले आगे चल, अब आते हैं किस पे, राइस पे, एक ही क्लियर हो गया, जिसका टैक्स विद हेल्ड हुआ उसकी डिडक्शन नहीं है, ऑलरेडी पेड है। अब आते हैं किसकी तरफ, राइस की तरफ, राइस ने उसको पेमेंट की, उसकी सेल थी कितनी 100 रुपए की, तो राइस का क्या है, एक्सपेंस है, कितने का, राइस ने उसको पेमेंट की, उससे कुछ ना कुछ खरीदा होगा, राइस ने टैक्स विद हेल्ड जो 10 रुपए करना था नहीं किया, तो राइस को ये पूरे का पूरा एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। दोबारा से, मिस्टर ए का टैक्स विद हेल्ड कर लिया राइस ने, पहली एग्जांपल कितना, मिस्टर ए का टैक्स विद हेल्ड हुआ है, तो क्या ये इसका डिडक्शन है, नहीं, ये ऑलरेडी पेड है, तो क्लियर हो गया, जितना पेबल आएगा उसका कहेगा मेरा 10 रुपए राइस ने विद हेल्ड। अब मिस्टर ए की बात खत्म हो गई, अब किधर जाते हैं जनाब, राइस की तरफ, राइस का तो खर्चा कितना था 100 रुपए, उसने टैक्स विद हेल्ड कितना किया 10 रुपए, 90 रुपए इसको पे कर दी, क्लियर हो गया, राइस ने अगर ये टैक्स विद हेल्ड ना किया और क्या कर दिया 100 रुपए इसको पे कर दिए, तो राइस को ये 100 का 100 रुपया एज ए डिडक्शन अलाउड नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिडक्शन नॉट अलाउड, क्लियर हो गया, डिडक्शन नॉट अलाउड, लेकिन एक इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है, अगर ये है मटेरियल, कितना मटेरियल, या ये है कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है, तो इस सूरत में मैक्सिमम डिडक्शन कितने तक, 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, ये नहीं होगा, समझ लें ये राइस ने मटेरियल खरीदा, राइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और राइस ने क्या खरीदा, मटेरियल खरीदा, तो अब 100 पे टैक्स विद हेल्ड नहीं किया, 100 का 100 डिसअलाउ नहीं होगा, बल्कि कितना डिसअलाउ होगा 20, और बाकी 80 क्या हो जाएगा, लेकिन अगर ये नॉर्मल खर्चे थे, राइस ने किसी से चाय खरीदी 100 रुपए की,
चाय पत्ती, पत्ती, हाँ अच्छा पत्ती पे भी डिडक्ट कर, पत्ती पे क्यों ना करे, तो किसी का पत्ती है, लाहौल वाला कुआ, पत्ती पे भी डिडक्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो चाय जो है जन्नत का मटेरियल, ना करें उसमें। खैर राइज ने मनहूस बुक्स खरीदी, ठीक है, राइज ने बुक्स खरीदी आगे स्टूडेंट को बेचने के लिए, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल है भाई, ठीक है। राइज ने पेंसिल खरीदी खुद इस्तेमाल करने के लिए, और बुक्स खरीदी टीचर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, राइज की अपनी है। इस सूरत में 100 रुपया सारे का सारा डिस अगर टैक्स नहीं काटा। लेकिन अगर किसी कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा, राइज एक कंपनी है, उसने रॉ मटेरियल खरीदा, तो फिर मैक्सिमम कितने तक डिस अलाउ होगा, 20%। क्लियर हो गया, चले आगे चलते हैं। ये विद होल्डिंग वाला मामला तकरीबन क्लियर हो गया। अच्छा ये हो गया फॉरेन कंपनी जी, राइस वाला मैं कुछ नहीं कहता, नहीं जी, नहीं जी, मुझे भी निकलवाएगा मनहूस, नहीं जी ऐसे बंदर है। अच्छा चल, कमीशन, अब है कमीशन, कमीशन एज एन एक्सपेंस अलाउड है, कमीशन एज एन एक्सपेंस अलाउड है, ओके। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट थर्ड शेड्यूल में है, कहां पे बेटा, थर्ड शेड्यूल में, आपकी प्रोडक्ट है थर्ड शेड्यूल के, और आप एटीएल में नहीं है, एटीएल को तो पता है, जो अपनी रिटर्न मुसलसल फाइल करता रहे एटीएल में है, और जो अपनी मुसलसल रिटर्न फाइल ना करे वो एटीएल से। नंबर 1 आप क्या चीजें बेच रहे हैं, थर्ड शेड्यूल में, और आपका नाम भी एटीएल में नहीं है, तो मैक्सिमम आप अपनी सेल के 2% तक कमीशन दे सकते हैं। और अगर उसने 4% पे दे दिया, 5% पे दे दिया, तो 3% क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। लेकिन अगर आप थर्ड शेड्यूल आइटम बेचते हैं और एटीएल में हैं, तो फिर 5 का 5% अलाउड हो जाएगा। आप एटीएल में नहीं हैं लेकिन आप थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं बेचते, तो फिर भी कब डिसअलाउ होगा, नंबर 1 आप थर्ड शेड्यूल वाले आइटम बेचते हो, नंबर 2 आप किस में ना हो, एटीएल में ना हो, तो फिर 0.2% भी नहीं, कितना, 0.2% ऑफ द सेल्स। अगर आपका कमीशन इससे कम है ये ठीक है, इसके बराबर है तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो फिर आपको डिडक्शन नॉट अलाउ। आगे चलते, तो कुल मिला के बात क्या है कि आप थर्ड शेड्यूल आइटम बेचें और आपका नाम भी एटीएल में ना हो तो डिडक्शन नॉट अलाउ। कितने से ज्यादा, 0.2% ऑफ द सेल्स, ग्रॉस से। चले आगे चलते हैं। अब अगली बात है, वो कहते हैं इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। लॉ कहता है खास लिमिट से बढ़ जाए तो डिडक्शन नॉट अलाउड। हमने कहा भी कौन सी लिमिट, वो कहता है 3-4 लिमिट्स है। नंबर 1, बाहर से जो लोग आए उनकी रिहायश, खाना पीना, ये एंटरटेनमेंट है। पाकिस्तान के किसी बाहर के इलाके से, समझ आप लाहौर में बैठे हैं, सरगोदा से कोई बंदा है, तो उसको अगर चाय पानी खाना देते हैं, वो एज पर नाम्स ऑफ द बिजनेस है, तो वो भी आपको एज ए डिडक्शन इंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउड है। आपको नई ब्रांच ओपन करते हैं तो वो भी आपको एज ए डिडक्शन, उस पर कोई लोगों को खाना वगैरह खिलाते हैं, जैसे कोई भी दूध दही वाली, कोई हलीम वाली शॉप भी हो, वो भी 50% से ज्यादा जो आपको जो है वो क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं या फिर खाना खिलाते हैं, इस तरह से होता है। आपके पास आपने कोई मीटिंग की, जैसे एजीएम होती है, उस पे लोग आते हैं, कोई शेयर होल्डर की मीटिंग है, कोई सेल्स मार्केटिंग की मीटिंग, और मीटिंग पे कुछ चाय पानी बिस्किट वगैरह प्रोवाइड किए, वो भी ऐसे डिडक्शन अलाउड है। आप नेस्ले स्विट्जरलैंड के मेंबर हैं और वो कहते हैं जब भी है अपना खर्चा लेके आए, इनकी सालाना कॉन्फ्रेंस होती है और वो हर मुल्क को खर्चा से 100 मुल्क है और लाख रुपए खर्चा हुआ है, तो हर मुल्क को 1000 रुपया देना पड़ेगा जो उस कॉन्फ्रेंस पे खर्चा हुआ है। इसको कहते हैं हेड ऑफिस एक्सपेंस। इसको क्या कहते हैं, हेड ऑफिस एक्सपेंस, प्रोपोर्शनेट कर दिया, तो वो नेस्ले पाकिस्तान को एज ए डिडक्शन
अलाउड होगा। इसके अलावा जितने भी इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हैं अलाउड। दोबारा से, नंबर 1 हेड ऑफिस एक्सपेंस, नंबर 2 ब्रांच ओपनिंग, नंबर 3 फॉरेन कस्टमर आता है उसके लिए खर्चा, किसी शहर से बाहर से कोई कस्टमर आता है, और किस पे, जो रूटीन की मीटिंग्स होती हैं, एजीएम हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई, वो आपने कहीं पे पढ़ा होगा, तो इन मीटिंग्स में शेयर होल्डर की मीटिंग है, इसी तरह से मार्केटिंग में जो मीटिंग के दौरान चाय पानी, जाहिर है वो बात भी कर रहा है, चाय वगैरह पी रहे हैं, तो इस तरह के खर्चे एज ए डिडक्शन। इसके अलावा जितने भी, और ये खर्चा होली और एक्सक्लूसिवली क्या हो, बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो। अगर आप में जो है ऑफिस में किसी भतीजे की बर्थडे पे पार्टी दे देती हैं तो वो डिडक्शन, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर तो हुआ है लेकिन बिजनेस के लिए नहीं हुआ खर्चा। क्लियर हो गया? कोई खर्चा हुआ है आधा किसी और चीज के लिए और आधा बिजनेस के लिए, तो उसको क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी। क्लियर हो गया? ये आगे चलते हैं। ले जी, अब अगला नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमने पढ़ा था, ये तो सैलरी में जाता है और कभी एग्जाम्प्ट होता है, कभी ईयरली बेसिस पे। ये तो मिस्टर ए है ना, लेकिन अगर नेस्ले प्रोविडेंट फंड में क्या कर रहा है, जो है नेस्ले जो है, अगर वो मिस्टर ए के लिए किसी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो नेस्ले का तो एक्सपेंस है ना वो। दोबारा से, जितने प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, सुपरएनुएशन फंड और तरह तरह के फंड, जितने इंप्लाई अपनी सैलरी से निकालता है उतने ही कंट्रीब्यूट करता है इंप्लायर, ये हमें पता है। और तीसरी बात उसमें शामिल होती है इंटरेस्ट। अब मिस्टर ए को जो मिल रहा है इंप्लाई कंट्रीब्यूशन, इंप्लायर कंट्रीब्यूशन, वो तो उनकी सैलरी इनकम में, वो कैसे ट्रीट करना हम पढ़ा है। लेकिन नेस्ले जो इंप्लायर है उसका तो वो क्या है, एक्सपेंस है। इसके बारे में 3 बातें पढ़ने लगे हैं, प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, पेंशन फंड, और एक और कौन सा है, ग्रेजुटी। चले, ये फंड्स की बात हो। फंड्स में इंप्लायर 50% कंट्रीब्यूट करता है या इससे ज्यादा करता है? नहीं, जितने इंप्लाई करता है उतने, यानी 50% कर। अगर 50% से ज्यादा कर ले तो डिडक्शन नॉट अलाउड। क्लियर हो गया? पहली बात। दूसरी बात, जिस फंड में, वो सुपरएनुएशन फंड है, वो पेंशन फंड है, वो प्रोविडेंट फंड है, अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है तो डिडक्शन नॉट अलाउड। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, विच इज, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिडक्शन नॉट अलाउड या अलाउड? नॉट अलाउड। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन हु इज नॉट रिकॉग्नाइज, अप्रूव्ड वगैरह, कि कभी रिकॉग्नाइज होता है, प्रोविडेंट फंड के लिए रिकॉग्नाइज होता है, बाकी सब के लिए क्या यूज करता है, अप्रूव्ड। अगर वो अप्रूव्ड या जो है रिकॉग्नाइज नहीं है, अब नेस्ले कंट्रीब्यूट तो कर रहा है लेकिन उसको डिडक्शन नॉट अलाउड। दूसरा, जो ये ईए में है, अमाउंट एक्सीडिंग, भाई तू आधे जमा करवाता, जितने इंप्लायर जमा कराएगा, जितने इंप्लाई जमा कराएगा उतना नेस्ले जमा कराएगा। नेस्ले ने 60% करवा दिया तो ऊपर वाला 10% नॉट अलाउड। 3 बातें, उनमें से 2 हो गई है। नंबर 1, अगर रिकॉग्नाइज या अप्रूव नहीं है फंड, डिडक्शन। अगर 50% से ज्यादा कर ली तो डिडक्शन नॉट अलाउड। अगली बात ये बताएं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जो अकाउंटिंग होती है और टैक्सेशन होती है ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, और जो अनरिकॉग्नाइज है लमसम बेसिस, और गवर्नमेंट है तो वो एग्जेम्प्ट है। क्लियर हो गया? तो ये अच्छा, जो रिकॉग्नाइज है उसकी ईयरली बेसिस पे करनी है तो कहीं पे 1/10 है, कहीं पे 1/3 है। ठीक है, आपको ये टैक्स से पहले नहीं पता था, तो सीए वालों को पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। तो इंप्लायर जो नेस्ले है उसका कोई एक आध बंदा होगा या हजारों इंप्लाई, हजारों। क्या कैलकुलेशन आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। तो उसके लिए बकायदा अलग डिपार्टमेंट बनाए, इसको कहते हैं मेकिंग इफेक्टिव अरेंजमेंट। अगर नेस्ले ने इफेक्टिव अरेंजमेंट की हुई है टैक्स कैलकुलेट करने की और विद हेल्ड करने की, तो उसको डिडक्शन अलाउड है, वरना उसको डिडक्शन नॉट अलाउड। और कुल मिला के बात करने लगा हूं। नंबर 1, अगर रिकॉग्नाइज नहीं है, अप्रूव नहीं है, कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा नेस्ले लेकिन डिडक्शन, अगर 50% से ज्यादा करे नॉट अलाउड, 50% तक अलाउड और ऊपर वाली
उसने 50% की है, लेकिन उसके पास कोई टैक्स का डिपार्टमेंट ही नहीं है। इसका मतलब है ही हैज नेस्ले, इट हैज नॉट जो मेड एनी इफेक्टिव अरेंजमेंट रिगार्डिंग द कैलकुलेशन एंड डिडक्शन ऑफ द टैक्स, डिडक्शन नॉट अलाउड। तो फिर वो कैसे प्रूव करेगा भाईजान मेरे पास इफेक्टिव अरेंजमेंट है? वो कहेगा ये देखो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं, मैंने ये एसीएम में रखे हुए हैं, मैंने ये एसीसी रखे हुए हैं, इन्होंने आर्टिकल्स किए हुए हैं, तो लिहाजा ये काम कर लेंगे। तो 3 बातें, नंबर 1 रिकॉग्नाइज या अप्रूव, नंबर 2 50% से ज्यादा, और नंबर 3 इफेक्टिव अरेंजमेंट, मेड डिडक्शन अलाउड, नॉट मेड डिडक्शन नॉट अलाउड। आगे चलते हैं, ले जी। फिर उसके बाद है अगर गवर्नमेंट, देखें फाइन या पेनाल्टी आपको गवर्नमेंट में भी हो सकती है, आपको कंट्रैक्ट एक्ट तोड़ने पे भी हो सकती है। जरा सुनिएगा, मैंने 10 तारीख तक किसी को माल भिजवाना था, 10 तारीख तक उसने कहा भिजवा दिया ठीक, वरना ₹1,00,000 पेनाल्टी लगेगी। ये मैं 11 को पहुंचाया, तो मुझे कंट्रैक्ट एक्ट की लगी है कि मैंने 10 तक कंट्रैक्ट था मेरा, अब मुझे डैमेजेस पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने माल जो है वो 50,000 यूनिट लोड करना था, मैंने 70,000 यूनिट लोड किए, आगे ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने मुझे पेनाल्टी लगा दी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को जो पेनाल्टी पे करे, फाइन पे करे, वो डिडक्शन नॉट अलाउड, और आम बंदों को पे करें अलाउड है। क्लियर हो गया जी? आगे चलते हैं। डिडक्शन नॉट अलाउड इंतहाई इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने किसी को सैलरी दी, डिडक्शन अलाउड। मैंने इंप्लाई को नॉर्मल इंटरटेनमेंट कराई, मेरे दोस्त है मैंने उनको खाना खिलाया बिजनेस में से, नॉट, ये पर्सनल खर्चा है, तो पर्सनल खर्चा ड्राइंग्स होती है, डिडक्शन नॉट अलाउड। क्लियर हो गया? तो क्या कौन से वाला, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन, ये ड्राइंग्स हैं, ये क्लियर हो गया। इंप्लाइक इंटरटेनमेंट अगर वो नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस के मुताबिक है तो डिडक्शन अलाउड, दोस्तों की इंटरटेनमेंट नॉट अलाउड, ये पर्सनल खर्चा है। आगे चलते हैं। अच्छा, अगली जो बात है वो कहते हैं आपने कुछ पैसे निकलवाए और उसको रिजर्व फंड में रख दिया, क्या कोई खर्चा हुआ? इसको कहते हैं कैपिटलाइज। इसको क्या करना, यानी यूजुअली होता क्या है, जैसे इसका मैं कंसेप्ट बताने लगा हूं, थोड़ी बात लंबी है, लेकिन हम डेप्रिसिएशन इस वजह से भी कैलकुलेट करते हैं, हमें डिडक्शन मिलती है। हम डेप्रिसिएशन इस वजह से भी कैलकुलेट करते हैं, हम एक फंड बना लेते हैं, जितना एसेट डेप्रिसिएट होता है हम उतने पैसे उसमें डालते जाते हैं, ताकि जब एसेट फुल्ली डेप्रिसिएट हो तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे हों, हम नया एसेट ले लें, बजाय कि हम बैंक से कर्जा लेते फिर हम क्या करें। तो तो इस तरह से पैसे निकलवा के हम किसी रिजर्व में रख दें तो एज ए डिडक्शन, वो भाई उधर के पैसे उधर रख दिए, क्लियर हो गया, तो डिडक्शन नॉट अलाउड। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, आज तक पूछा नहीं है उसने। लें जी, एनी अमाउंट कैरी टू रिजर्व फंड या कैपिटलाइज एनीवे, वो डिडक्शन नॉट अलाउड। अब आगे सुने, अगर आप किसी को देखें, कंपनी बनाने के कुछ फायदों में से ये भी फायदा है कि डायरेक्टर को या मालकान को कंपनी सैलरी दे सकती है। अब सैलरी में कमीशन भी है, जो है इसी तरह से जनाब कोई भी अमाउंट इन ल्यू ऑफ वो है, वो जो किसी तरह की भी हो कोई पेमेंट, तो वो लेकिन जो इंडिविजुअल है और एओपी है, ये अपने इंडिविजुअल अपने आप को सैलरी नहीं दे सकता और एओपी अपने मेंबर्स को सैलरी नहीं दे सकता, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, किसी तरह की कोई सैलरी तो पता है ना क्या होता है, पर्क्स भी सैलरी है, कमीशन भी सैलरी है, जो अमाउंट इन ल्यू ऑफ जो है सैलरी भी सैलरी है, ठीक है, ये सारे किसी तरह का कोई फायदा एओपी अपने मेंबर को नहीं दे सकती सैलरी की मद में, डिडक्शन ना ही उन्होंने जो कैपिटल प्रोवाइड किया है उस पे इंटरेस्ट पे कर सकते, उनको मिलेगा प्रॉफिट। नहीं समझे? मेरी एओपी है, मैं ये भाई नहीं तेरे साथ नहीं, ये भाई और ये भाई मिलके एक एओपी बनाते हैं, ठीक है, ये भाई और ये वाले भाई ये मिल के क्या करते हैं, एक एओपी बनाते हैं। अब हम कुछ ना कुछ तो उसमें कैपिटल डालेंगे, इस वजह तेरे पर कैपिटल नहीं, मैं इस वजह से अच्छा कैपिटल कुछ ना कुछ तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब वो ऐड करेंगे तो कैपिटल पे हमें क्या मिलेगा, कल को
प्रॉफिट मिलेगा या तू है मनूस लॉस मिलेगा, लेकिन जी तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा, ठीक है, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये तो नहीं होगा कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट पे करे, तो ये डिडक्शन नॉट अलाउड। हमें एओपी सैलरी देना शुरू कर दे, डिडक्शन नॉट अलाउड। मेरा अकेले का बिजनेस है, तेरी वजह से मैं इनको भी छोड़ दिया, मेरा अकेले का बिजनेस है तो मैं खुद को सैलरी नहीं दे सकता। तो एओपी इंडिविजुअल अगर सैलरी दे, प्रॉफिट ऑन जो है इन्वेस्टमेंट दे, तो वो डिडक्शन नॉट अलाउड। कंपनी में अलाउड है, लेकिन कंपनी की जो है वो हमारे पास जो है वो टैक्सेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं, नहीं जी। अब अगला जो है, जी जी बोले। नहीं नहीं वो तो ड्राइंग्स है ना, उतने से उसका क्या हो जाएगा, एंट्री बता क्या बेटा, प्रॉफिट से खाए ना, प्रॉफिट से खाए ना। देखिए एक है ये सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल, अब जो बच्चा खाए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो बिजनेस के पैसे में से सेल में से निकालता है तो ये एक्सपेंस नहीं है। ये क्या समझा जाएगा, तुमने प्रॉफिट 100 रुपए लेना था, 20 रुपए तुम ऑलरेडी ले गए, मजीद 80 तुम लेके जा सकते हो। ये इस तरह से काउंटिंग की जाती है, हम पढ़ेंगे एओपी जी। ये डिडक्शन तो दूर की बात, ये इम्पॉसिबल है ये इम्पॉसिबल है, ये हम तो उसकी बात करें जो पॉसिबल हो, ठीक है। और ये डिडक्शन तो तब की बात है जब मैं ये खर्चा करूं नहीं हो सकता। जी जी, आपने भी खाना खाना है, वो तो खा बैठा है, बोलिए जी। ऐसे मुंह बिजनेस करती, अच्छा नहीं मतलब अच्छा अच्छा बकवास ना करें, इतना अच्छा बंदा। यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ रहे हैं और उसमें हमें खर्चा पड़ने लगे हैं, और वो है भाई 2.5 लाख से ज्यादा का खर्चा, ठीक है। कुल 2.5 लाख से कम पे आप चाहे कोई, यानी हमारे मुख्तलिफ, एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला होगा, एक स्टेशनरी वाला होगा, एक यूटिलिटी वाला, ये मुख्तलिफ लेजर होते हैं। लेजर तो पता है ना, लेजर हर एक हेड का अलग से, उनका टोटल अगर 2.5 लाख से बढ़ जाए, हम उसके बारे में बात करें, ठीक है। 2.5 लाख से जिसका टोटल बढ़ जाए, एक एग्जांपल है, जरा हम उसको देख लेते हैं। जरा देखिएगा इनमें से कौन से वाले हैं जिनका टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है। इसका कम है, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा और इसका ज्यादा, लेकिन हमने एक तो जिसका 2.5 लाख से कम है उसमें ये सेक्शन नहीं लगता, उसके बाद इन पे भी ये वाला सेक्शन नहीं लगता। कौन से वाला, यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट, फिर कौन से वाला, ट्रैवल, पोस्टेज, पेमेंट फॉर टैक्सेस, ड्यूटी, गवर्नमेंट को जो पे करना। अच्छा, इसका मतलब है गवर्नमेंट को पे करें यूटिलिटी, उन पे ये वाला सेक्शन नहीं लगता। तो इसका मतलब है 2.5 लाख से कम है उसमें ये सेक्शन नहीं लगता। 2.5 लाख से ज्यादा है लेकिन किसकी पेमेंट है, यूटिलिटी बिल, फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज और ये ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह पे किए गवर्नमेंट को, तो उस पे ये वाला सेक्शन नहीं लगता। इसका मतलब है अब दोबारा से हम उसको देखते हैं, तो जरा आइएगा, एक तो इस पे ये सेक्शन नहीं लगता क्योंकि ये 2.5 लाख से कम है, दूसरा इस पे ये वाला सेक्शन नहीं लगता। ये वाला बात क्लियर होगी। अब किस पे लगता है, जो 2.5 लाख से ज्यादा है। अब इनके लिए है जो भी सिंगल पेमेंट करे, जाहिर है ये रेंट है तो 12 रेंट होंगे या एक ही रेंट होगा, 12 हर महीने पे करें। तो हर महीने पे करते हुए अगर 25,000 से ज्यादा है तो बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करें। अब बैंकिंग चैनल क्या है, या तो जो है अपने बैंक से उसके बैंक में ट्रांसफर करें, या एटीएम से ट्रांसफर करें, या मोबाइल ऐप से करें, या डिमांड ड्राफ्ट दे, या पे ऑर्डर दे, किसी तरह से आपके बैंक से पैसा निकले और अगले के बैंक को हिट करे, तो इस तरह से आपने करना है। अब जरा देखें 25,000 से ऊपर ये, इस पे ये वाला सेक्शन लगता है या ऐसे लगता है। अब इसने क्या करना है, 25,000 से ज्यादा की पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है, वरना डिडक्शन 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ये बच गया।
इसको डिडक्शन अलाउड। अब इधर आते हैं, ये वाला सेक्शन इस पे लगता है क्योंकि ये 2.5 लाख से ज्यादा है। अब देखते हैं ये वाली पेमेंट इसने कैश में कर, नॉट अलाउड। ये वाली ये वाली ये वाली अलाउड, ये वाली क्लियर हो गया। इधर आते हैं, ये 2.5 लाख से ज्यादा है लेकिन इस पे ये सेक्शन नहीं लगता, कर रहे हैं चाहे ये 1,22,000 की है, 25,000 से ज्यादा। क्लियर हो गया। कुल मिला बात करते हैं दोबारा से, ऐसा एक लेजर या हेड जो 2.5 लाख से ज्यादा हो सवाए यूटिलिटी और उन पे ये सेक्शन नहीं लगता, 2.5 लाख से कम वाले पे नहीं लगता। अब जो 2.5 लाख से ज्यादा है वो कोशिश करे सिंगल पेमेंट 25,000 से ज्यादा हो तो कैश में एनी बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर दे, कोई मसला। क्लियर हो गया। अब आगे ये क्लियर हो गया, हमने एग्जांपल भी कर ली कि इस पे क्यों नहीं लगता, इस पे क्यों नहीं लगता, समझ गए। चले आगे चलते। अब है जब ये है सारे सवाए सैलरी के, सैलरी कोई 2.5 लाख वाला सेक्शन नहीं। क्लियर हो गया। जब भी 32,000 से ज्यादा पेमेंट करेंगे आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है। क्लियर हो गया। बाकी सब पे लगेगा 2.5 लाख वाला। 2.5 लाख टोटल से ज्यादा है तो ये सेक्शन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ज्यादा है लेकिन अंदर पेमेंट थोड़ी थोड़ी है, 25,000 से कम है तो डिडक्शन अलाउड, 25,000 से ज्यादा है तो डिडक्शन नॉट अलाउड। ये वाली बात समझ। सैलरी पे कोई 2.5 लाख 10 लाख 50 लाख नहीं है। सैलरी जब भी पे करें 32,000 से अगर ज्यादा है तो कैश में पे ना, वरना डिडक्शन नॉट अलाउड। क्लियर है। ऐसे जरा देखते हैं ये उसने, अच्छा ये बताएं ये तो 2.5 लाख से कम है, इस पे लगता है जी, लगता है। सैलरी के केस में टोटल नहीं देखना। क्लियर हो गया। सैलरी के केस में इंडिविजुअल पेमेंट देखनी है। वो कहता है कंपनी है उसकी एक पॉलिसी है 34,000 से ज्यादा जो पेमेंट है वो किसके थ्रू करती है, बैंकिंग। इसका मतलब है 32,000 से ज्यादा और 34,000 से अगर कम हुए तो इसका मतलब है वो कैश में पे कर देंगे, लेकिन 32,000 से ज्यादा जरा है तो ये इसने किस में पे की होगी, कैश में। लेकिन चूंकि 32,000 से कम है, ये किस में पे की होगी, कैश में। 34,000 से कम है लेकिन ला क्या कहता है 32,000 से ज्यादा हो, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, ये 38,000 है कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक ये उसने, और ये 35,000 है ये भी उसने किसके थ्रू पे की होगी, बैंकिंग से। तो ये वाली जो कौन से वाली जो है उमर साहब की जो है वो क्या हो जाएगी, जो है वो डिडक्शन नॉट अलाउड। आगे चलते हैं जी। ट्रांजैक्शन वाइज, सैलरी में ट्रांजैक्शन वाइज और बाकी सारे एक्सपेंसेस में पहले टोटल देखेंगे। 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर उसको ट्रांजैक्शन वाइज देखेंगे। सैलरी को हमेशा सिंगल ट्रांजैक्शन में देखेंगे, दोनों के दरमियान बस इतना फर्क। ले जी आगे चलते हैं। अच्छा अब जरा देखें गवर्नमेंट को जो पेमेंट है वो कैश में कर सकती, यस कर सकते। किसी बंदे ने फाइन पे किया कैश के थ्रू गवर्नमेंट को, इधर से तो बच जाएगा, फाइन गवर्नमेंट को कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। दूसरी एक जगह पे फंस जाएगा, कौन से वाला, वो गवर्नमेंट का फाइन एज ए डिडक्शन। जी किसी बंदे ने 38,000 से ज्यादा, सॉरी 32,000 से ज्यादा सैलरी बैंक के थ्रू देता है, डिडक्शन अलाउड, लेकिन टैक्स नहीं काटता, नॉट अलाउड। तो लाजमी नहीं है कि एक से बच जाए, तो सब के सब की जरा सुने, जितने भी खर्चे हैं, थर्ड शेड्यूल आइटम बेचता हूं, जितने भी खर्चे हैं ना सिर्फ टैक्स काट के पे करता हूं बल्कि 25,000 से ज्यादा सिंगल ट्रांजैक्शन हूं तो मैं किसके थ्रू करता हूं, बैंकिंग चैनल। लेकिन मैंने 0.5% इस दफा कमीशन पे कर दिया और टैक्स भी काटा है, पे भी किसके थ्रू किया है, बैंकिंग चैनल। लेकिन एक और सेक्शन में फंस गया जो क्या कहता है थर्ड शेड्यूल आइटम हूं तो आप एटीएल में नहीं है तो फिर 0.2% से ज्यादा डिडक्शन नॉट अलाउड। क्लियर हो गया। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस टैक्स भी काटा, ठीक है, और कि जो है किसके थ्रू, कैश के थ्रू भी नहीं पे किया, बैंकिंग चैनल के थ्रू किया, लेकिन होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए नहीं थे तो डिडक्शन नॉट अलाउड। तो कई सिचुएशन हो सकती है, कुछ यहाँ पे लिखी गई है, ये पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं।
वो कहता है जी नहीं, सारा नहीं होगा, 0.2 से ज्यादा, ठीक है, एक्सीडिंग का वर्ड यूज हुआ है। चले नहीं जी, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कौन से वाला, कैपिटल नेचर, इस पे तो डेप्रिसिएशन मिलेगी। यानी अगर किसी ने एसी खरीदा है, अब ये 1 साल से ज्यादा वो करेगा, तो एसी की डिडक्शन नॉट अलाउड, बट इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो अलाउड हो। आगे चलते हैं, वो कहता है अगर आप हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, तो आप अपनी सेल्स का 10% से ज्यादा जो है वो एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और सेलिंग एक्सपेंस नहीं रख सकते। अगर इससे ज्यादा है करते हैं। नंबर 1 आप कौन है, फार्मर। चलिए पढ़ते हैं, इसी में से फिर वो निकालते हैं। एनी एक्सपेंडिचर किस रिस्पेक्ट में, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। पहला, किससे एक्सीड करें, इसका मतलब 10% तक अलाउड है, लेकिन किसके लिए, क्लियर हो गया। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किए हैं 15% ऑफ द सेल, तो कितना डिसअलाउ, 5%। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने सैलरीज दी हैं 20% ऑफ द जो है सेल, अलाउड सैलरीज दी हैं, सैलरीज, क्लियर। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने डॉक्टर को जो है फ्री सैंपल दिए हैं गिफ्ट की सूरत में, ठीक है, और वो 13% ऑफ द सेल्स हैं, 3% डिसअलाउड। क्या हुआ, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी इस सूरत में होगा तो फार्मास्यूटिकल कंपनी 10% से ज्यादा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। आगे चलते हैं, चलिए कल यहीं से स्टार्ट करें, ठीक है, काफी।